Next topic today is scalar triple प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में STP भी बोलेंगे। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ट्रिपल का मतलब क्या है, 3 आ गया, और स्केलर का मतलब क्या है कि स्केलर क्वांटिटी होगा, इट विल नॉट बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, A क्रॉस B डॉट C is a scalar quantity and can be denoted as बॉक्स ABC। कैसे पढ़ते हैं इसको, is read as box ABC and is defined as follows. A क्रॉस B एक वेक्टर होगा, ठीक है, और उस वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल साइन थीटा है तो एन कैप, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे लिखा था, डॉट सी वेक्टर। अब इसमें ए बी साइन थीटा तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, जो डॉट प्रोडक्ट है वो ऑफकोर्स वेक्टर्स के बीच में आएगा। तो वेक्टर कौन कौन है, एन कैप एंड सी वेक्टर। तो इट कैन बी रिटन एज ए बी सी साइन थीटा इंटू एन कैप डॉट सी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एन डॉट सी कैप कैन बी रिटन एज दिस इज ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप डॉट सी वेक्टर का मतलब क्या है कि एन का मैग्नीट्यूड 1, सी का मैग्नीट्यूड सी, एंड कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल मान लिया कॉस फाई है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ए बी सी ऑफकोर्स ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो वो तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड फाई इज इक्वल्स टू, ये एंगल हो गया ए क्रॉस बी वेक्टर, एंड एन कैप भी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा ऑफकोर्स, एंड सी वेक्टर, इनके बीच का एंगल फाई है। ठीक है, अगर हम डायग्राम वाइज समझने की कोशिश करें तो ऐसे बनाएंगे। अब ये विजिबल नहीं है तो इसको ऐसे हटा देते हैं। ये मान लिया ए वेक्टर है, ये मान लिया बी वेक्टर है, ये मान लिया सी वेक्टर है, और ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक लाइन मान लिया। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी के बीच में ये जो एंगल है दिस इज थीटा, जो हमने यहाँ पे बोला कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये हो गया, मतलब एन कैप का डायरेक्शन ये हो गया। इस वेक्टर एंड
ये जो सी वेक्टर है इसके बीच में जो ये एंगल है दैट इज फाई। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी एंड दिस इज से A1 D1। सी से हमने इस लाइन A क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लिया वो N पे आया, तो दिस डिस्टेंस विल बी C cos फाई। ये हो गया। ठीक है, तो वापस चलते हैं। A क्रॉस बी डॉट सी एक स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात, क्योंकि A क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा, उसका हमने डॉट लिया तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। दूसरा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए बॉक्स ABC करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, और फिर डिफाइन इसको ऐसे कर सकते हैं, A क्रॉस बी डॉट सी किसके बराबर होगा, ABC साइन थीटा कॉस फाई, जहाँ पे जो थीटा एंगल है वो A और B के बीच का एंगल है, और जो फाई एंगल है वो A क्रॉस बी एंड C के बीच का एंगल है, जैसा यहाँ पे शो किया गया है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर देखो A वेक्टर इज A1 A1i प्लस B1j प्लस C1k, और B वेक्टर दोबारा A को लिख लेते हैं A1 A2 A3, B वेक्टर को लिख लेते हैं B1 B2 B3, चलो कॉमन लगा के लिख लिया, एंड C वेक्टर को लिख लेते हैं C1 C2 C3। ठीक है, अब देखो अंडरस्टैंडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने P डॉट Q लिखा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस P3 Q3। ठीक है, ये मैं प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बॉक्स ABC की वैल्यू ऐसे ही क्यों आएगी। P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस P3 Q3 को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो P वेक्टर है P1i प्लस P2j प्लस P3k, उसमें i j k को हटा के Q1 Q2 Q3 लिख दिया। ठीक है, तो P डॉट Q आ जाएगा। तो अगर मेरे को किसी भी वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखना है, तो जो वेक्टर हमें पहले से दे रखा है, मतलब पहले को या दूसरे को, कोई पहला दूसरा नहीं है, दोनों एक ही बात है, किसी भी वेक्टर को उठाया, उसमें i j k को हटाया और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट रख दिए, ऐसा करने से डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, इफ़ यू रिमेंबर A क्रॉस B को हम ऐसे डिफाइन करते हैं I कैप J कैप K कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ऐसे डिफाइन करते हैं। अब देखो अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला दें, ठीक है, और हमने इसका डॉट लिया C के साथ, तो A क्रॉस B एक वेक्टर है, उसका डॉट अगर हमने C के साथ लिया, तो अभी हमने रूल यहाँ पे क्या समझाया था कि अगर हमने एक वेक्टर का डॉट दूसरे प्रोडक्ट के लिए साथ, एक वेक्टर का डॉट दूसरे वेक्टर के साथ लिया, तो आई जे के को हटा के दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स रख सकते हैं। तो A क्रॉस B ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें ये जो तीन फैक्टर हैं आई जे के, इनको हम हटा के C के कंपोनेंट्स रख सकते हैं। सेम लॉजिक से C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो अल्टीमेटली हमारा A क्रॉस B डॉट C को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ऑफकोर्स ये तरीका हो ही गया जो हमने पहले किया था कि ABC साइन थीटा कॉस फाई। तो अगर मेरे को वेक्टर ABC के मैग्नीट्यूड पता है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, A और B के बीच का एंगल पता है तो वो साइन थीटा कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर A क्रॉस B एंड C के बीच का एंगल पता है तो वो कॉस फाई कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर हमें वेक्टर आई जे के टर्म्स में दे रखा हो तो इसने अब क्या बोला कि A क्रॉस B डॉट C को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स राइट डाउन, बॉक्स ABC इज़ नथिंग बट A क्रॉस B डॉट C विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो ये तो एक डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है रोल ओवर की,
तो C1 C2 C3 उठा के हम नीचे रख दें और इन दोनों को ऊपर रोल ओवर कर दें तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर दो रोज के ऊपर रोल ओवर किया है तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया। तो इसने हमें सीधा सीधा क्या बताया कि अगर मेरे को बॉक्स ABC या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC कैलकुलेट करना है तो जो तीन वेक्टर है A क्रॉस B डॉट C, उसमें पहले वेक्टर के कंपोनेंट पहली रो में लिख दिए एक डिटर्मिनेंट के अंदर, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट दूसरी रो में लिख दिए, तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट तीसरी रो में लिख दिए। इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा। तो वेरी क्विकली, फॉर एग्जांपल फाइंड बॉक्स ABC if A is equals to 2i minus 3j plus k, B is equals to 3i minus k, and C is equals to, this is 3i, C is equals to 4i plus 5j। ये है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन आ जाएगा। बॉक्स ABC क्या होगा, विच इज़ इक्वल टू, पहले के कंपोनेंट लिख लिए 2 माइनस 3 1, दूसरे के कंपोनेंट के I और K है, J नहीं है तो उसका कंपोनेंट 0 हो गया, तो 3 0 माइनस 1, तीसरे का कंपोनेंट I और J है तो 4 5 0, ये आ गया। अब तो ये सिंपल डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, कैसे भी कैलकुलेट कर लो। इसको मान लिया हमने इसके रिस्पेक्ट में किया तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 15 माइनस 0, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये गया ये गया, ये हो जाएगा 10 प्लस 12, तो दिस विल बी 15 प्लस 22, तो दिस विल बी 37, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी आर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बेसिकली इस डिटर्मिनेंट के आने से हमें क्या हो गया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो डिटर्मिनेंट की होती हैं, डिटर्मिनेंट के जो रोज हैं A1 A2 A3, दैट इज बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू बॉक्स प्रोडक्ट में जो पहला वेक्टर है A वेक्टर, B1 B2 B3 दैट इज करस्पॉन्डिंग टू B वेक्टर, ऐसे C1 C2 C3 C वेक्टर। तो अगर कहीं पे बॉक्स लिखा है बॉक्स A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, तो उसको तो आई विल सी एज कि ये पहला रो लिखा है, ये दूसरा रो लिखा है, ये तीसरा रो लिखा है। तो डिटर्मिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके विज अ विज यू विल गेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, हमने इसको डिफाइन किया। सेकंड पॉइंट था कि अगर आई जे के टर्म्स में दे रखे हैं तीनों वेक्टर, तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। अगर बॉक्स ABC, ठीक है, 0 हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। बेसिकली बॉक्स ABC था क्या, ABC साइन थीटा कॉस फाई। तो ये 0 होने का मतलब क्या है, या तो ABC में से कोई 0 हो जाए, मतलब A वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और B वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और C वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। या तो ये हो जाए, या फिर और साइन थीटा 0 हो जाए। साइन थीटा क्या था, A और B के बीच का एंगल। उसका मतलब क्या है कि A वेक्टर एंड B वेक्टर अगर कोलिनियर हो जाए तो भी 0 हो जाएगा। तो और क्या हो गया, A वेक्टर, मतलब A वेक्टर और B वेक्टर में ऐसी कोई खासियत नहीं है, हम बोल सकते हैं टू वेक्टर, अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर हो जाए, इफ टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो थीटा जो है वो 0 या पाई कुछ भी हो सकता है, दोनों केस में साइन थीटा 0 हो जाएगा। या फिर कॉस फाई 0 हो जाए। अब कॉस फाई 0 कब होता है, कॉस कब 0 होता है, जब 90 डिग्री ऑफ फाई। अब यहाँ पे आ जाओ, ये फाई 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि इस A क्रॉस B के C परपेंडिकुलर हो गया, तभी तो 90 डिग्री एंगल आएगा। अब A क्रॉस B तो A वेक्टर एंड B वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर
ए क्रॉस बी, सी जो है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर हो गया, तो जो सी वेक्टर है वो भी ए और बी के प्लेन में आ जाएगा। सही, तो वो भी क्या होगा, ए और बी के प्लेन में आ जाएगा, तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो बॉक्स जीरो कब कब हो सकता है, या तो तीन में से एक वेक्टर जीरो हो जाए, या दो वेक्टर कोलिनियर हो जाए, या तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाए, तो फिर बॉक्स जीरो होगा। वैसे केवल जो थर्ड स्टेटमेंट है मैथमेटिकली इसी को बोलना सफिशिएंट है। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूँ कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर कोलिनियर हो जाए, सॉरी कोप्लेनर हो जाए, तो बॉक्स जीरो हो जाएगा। दिस अलोन इज सफिशिएंट, क्योंकि अगर कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया तो तीनों वेक्टर अपने आप कोप्लेनर हो जाएंगे, क्योंकि दो वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में जाते हैं। ऐसे ही अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो जाए, मान लें ये दोनों कोलिनियर हो जाएं और ये तीसरा वेक्टर आ जाए, तो ये तीनों वेक्टर भी हमेशा ही एक प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स एबीसी के जीरो होने का ये तरीका हो गया, पहली बात। फिर फोर्थ पॉइंट, अगर बॉक्स एबीसी की बात करें, ठीक है, तो ये जीरो कब होगा, जब या तो तीन वेक्टर जीरो हो जाएं, या दो कोलिनियर हो जाएं, या तीनों कोप्लेनर हो जाएं। ठीक है, अगर ए बी सी जीरो नहीं है, ठीक, अच्छा अब ऐसे देख ले, ए बी सी कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी सी मैग्नीट्यूड हो गया। साइन थीटा जो है, थीटा वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो साइन थीटा भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीरो से पाई तक जाएगा। तो इस पूरे क्वांटिटी में नेगेटिव कौन हो सकता है, केवल कॉस थीटा, कॉस फाई मतलब, और वो भी नेगेटिव कब होगा, जब फाई ऑब्ट्यूज हो जाए। अब फाई ऑब्ट्यूज कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि देखो, अगर ए क्रॉस ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए क्रॉस बी इस ए बी के प्लेन से ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर ये सी बी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि इस वेक्टर सी वेक्टर में एंड इस ए क्रॉस बी वेक्टर में एक्यूट एंगल आएगा। तब तो क्या होगा, कॉस फाई पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे विजुलाइज करो कि सी को हम इस डायरेक्शन में ले जाएं। ठीक है, तो ये जो फाई एंगल है बढ़ता चला जाएगा। फिर एक बार सी जो है वो ए और बी के प्लेन में आ गया, तब फाई 90 डिग्री हो जाएगा एंड बॉक्स जीरो हो जाएगा। फिर अगर हम सी को दूसरी साइड ले जाएं ऐसे नीचे की तरफ, तो फिर क्या होगा कि सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। उसको हम बोलेंगे कि फिर वेक्टर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉलो कर रहा है। अगर ये फाई एक्यूट है तो हम बोलेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर फॉलोइंग राइट हैंडेड सिस्टम। मतलब व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस। तुम इसको ऐसे विजुलाइज करो, ये एक प्लेन है जिसके अंदर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से ये हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ए से बी की तरफ राइट हैंड सिस्टम ऐसे होता है। ए मतलब ये राइट हैंड सिस्टम हो गया दो वेक्टर के क्रॉस के लिए। अब तीन वेक्टर के लिए अगर हम राइट हैंड सिस्टम की बात करें, तो जो तीसरा वेक्टर है, अगर देखो वो इसी जिस तरफ से ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है उसी तरफ से अगर बाहर आ रहा है, तब तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा, ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करेगा। बट अगर वेक्टर मान लिया जिस तरफ से ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है उसके दूसरी साइड से बाहर जा रहा है, मान लिया डी वेक्टर, तो फिर यू कैन सी के इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो मतलब ए क्रॉस बी और डी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा, एक बार इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, इट शुड नॉट लुक लाइक ए। तो ए क्रॉस बी और डी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी ऑब्ट्यूज। उस वाले केस में ए बॉक्स ए बी सी नेगेटिव होगा। मतलब व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस कि बॉक्स ए बी सी के अंदर ये पांच क्वांटिटी हैं, ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। देन वी सेड कि ए बी सी एंड साइन थीटा, इन चारों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो तो हो सकता है बट हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, जीरो या पॉजिटिव। कॉस फाई इज ए टर्म जो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और वो कब होगा, जब बॉक्स ए बी सी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। वो कब होगा,
जब फाई एक्यूट या ऑब्ट्यूज होगा। तो अब इसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बॉक्स ए बी सी ग्रेटर देन 0 implies angle between A cross B and C is acute, and the vectors A vector, B vector, C vector are set to follow right handed system। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा केस 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, इफ A vector, B vector, C vector is negative, then angle between A cross B and C vector will be obtuse, and A vector, B vector, C vector are set to follow left handed system। ठीक है, तो इस डायग्राम में ए बी सी फॉलो राइट हैंडेड सिस्टम एंड ए बी डी फॉलोज लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। अच्छा, ये जो राइट हैंडेड सिस्टम है और जो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है, ये बेसिकली जिस सीक्वेंस में हमने वेक्टर्स को बोला है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसी वाले केस में अगर मैंने वेक्टर्स का नाम लिया ऐसे करके ए बी सी, तो वो राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, अगर मैंने नाम ले लिया वेक्टर का बी ए सी, तो तुम देखो बी ए सी का मतलब क्या, बी क्रॉस ए से देखेंगे, बी क्रॉस ए तो उल्टे डायरेक्शन में चला जाएगा, उसके साथ तो फिर सी ऑब्ट्यूज बनाएंगे। सही है, तो अगर हमने बी ए सी बोला तो वो तीनों लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉलो कर रहा है इसी डायग्राम में। तो उसका मतलब क्या है कि राइट हैंडेड सिस्टम या लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉलो करना इज़ बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंस ऑफ द वेक्टर्स, कि किस सीक्वेंस में हमने बोला है। आगे चल के देखो तो हमें समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। यहाँ से अगर मैंने ए बी सी बोला तो कुछ वैल्यू आएगा, बी ए सी बोला तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट दो रो इंटरचेंज हो जाएंगी। फर्स्ट अगर दो रो इंटरचेंज हो गया तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो फिर जो भी पहले ए बी सी अगर राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करा था तो बी ए सी लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉलो करने लग जाएगा। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ हम वेक्टर से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये मान लिया ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ये मान लिया
सी वेक्टर हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये था थीटा फाई, ये हो गया सी कॉस फाई। ठीक है, तो सी कॉस फाई बेसिकली इस पैरेललोपाइप्ड का हाइट हो गया, और मतलब ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो बेसिकली ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो चलो पहले ये लिखते हैं, बॉक्स ए बी सी का मॉड, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हटा दिया, इज बेसिकली ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई, ऐसे लिख सकते हैं मॉड में। इसको हमने लिख दिया मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा, चलो एक साथ लिख दिया, और सी कॉस फाई एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए बी साइन थीटा को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉड, और सी इंटू कॉस फाई दूसरे मॉड में लिख दिया। नाउ ए क्रॉस बी का जो मॉड है, ठीक है, वो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया था कि इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा ये। ठीक है, किस पैरेललोग्राम का, ए बी सी डी का, और सी कॉस फाई इसकी हाइट हो गई। तो ए क्रॉस बी तो हो गया एरिया ऑफ बेस ए बी सी डी इंटू सी कॉस फाई हो गया हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये हो गया। ठीक है, अब बेस एरिया इंटू हाइट, ये किसी भी प्रिज्म के लिए, पैरेललोपाइप तो प्रिज्म होता है, सही है, तो किसी भी प्रिज्म के लिए ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, हैंस ए बी सी के बॉक्स का मॉड विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड for which a vector, b vector, c vector are three co-initial मतलब जैसे a पॉइंट से a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर तीनों निकल रहा है, को-इनिशियल एजेस। तो जैसे हमने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट का क्या क्या यूज़ होता है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन निकालने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद अगला चीज़ क्या है था, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या यूज़ होता है, मेजरली हमारे एरिया निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसी की तरह अब बॉक्स प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एक तो तीन वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है ये बताने में यूज़ होगा सबसे फ्रीक्वेंटली, और दूसरा ये हो गया वॉल्यूम निकालने में यूज़ होगा। वॉल्यूम में अभी तो हमने किसका वॉल्यूम निकाला है, अभी तो हमने किसका वॉल्यूम निकाला है, पैरेललोपाइप का। टेट्राहेड्रॉन का भी वॉल्यूम आ जाएगा, बाकी सब का भी वॉल्यूम बॉक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब टेट्राहेड्रॉन और इसका ही हमारे पाला पड़ेगा मेजर। तो नोट 1, बॉक्स ए बी सी और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट can be used to determine whether three vectors are coplanar or not। एक तो ये यूज़ हो गया। दूसरा नोट 2 क्या हो गया, और scalar triple product will be used
to calculate volume will be used to calculate volume. तो चलो पहले यही बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन 1, फाइंड लैम्डा if vectors are coplanar vectors. फिर लिख लेते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में ऑफ कोर्स बॉक्स ABC will be 0. Box ABC is equals to 0. So that would imply this will be equals to 0. अब ये कैलकुलेट कर लिया तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं, इस 1 से इन दोनों को 0 बना दिया तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया 0, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया 5, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया 1 -1 3, इसमें से इसको सीधा घटा दिया 0 5 लैम्डा -1. ठीक है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया तो दिस विल बी 5 टाइम्स लैम्डा -1 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0. तो 5 हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू -4. ये आ गया हमारे पास पहला चीज. आगे चलते हैं. Question number 2 says find lambda if points आर कोप्लेनर. अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी उसमें हमने बात की थी कि अगर 3 पॉइंट्स 3 वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं. अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो 4 पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर हैं या नहीं. तो अगर देखो 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, मान लिया ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, उन चारों पॉइंट से ऐसे 3 वेक्टर्स बना सकते हैं AB AC AD. मतलब किसी भी एक पॉइंट को फिक्स करके, ए कोई फिक्स करना ज़रूरी नहीं है. तो अगर ABCD कोप्लेनर हैं तो AB AC एंड AD वेक्टर भी कोप्लेनर वेक्टर होना चाहिए. फॉर पॉइंट्स ABCD टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स AB vector, AC vector and AD vector must also be coplanar.
ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी में से ए को घटा दिया तो ये हो जाएगा -2 -3 0। ए सी वेक्टर के लिए सी में से ए को घटा दिया तो 1 2 3 घटा दिया तो 1 2 3, और फिर ऐसे ही ए डी वेक्टर विल बी 1 2 3 ये घटा दिया। तो इनका बॉक्स जो है ए बी ए सी ए डी वेक्टर वो 0 होना चाहिए। तो दैट वुड बी ए बी वेक्टर मतलब -2 -3 0 2 3 -2 1 -1 लैम्डा -3। तो अगर हम फर्स्ट रो में दूसरा रो सिंपली जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो ऐसा आएगा 0 0 -2 2 3 -2 1 -1 लैम्डा -3 इज इक्वल्स टू 0। इसी के रेस्पेक्ट में ओपन कर दें तो ये गया तो दिस विल बी -2 इंटू ये गया -2 -3 इक्वल्स टू 0 -5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो उसका मतलब क्या है, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये चारों पॉइंट कोप्लेनर हो जाए। हमेशा वो नॉन कोप्लेनर ही रहेगा, लैम्डा की चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो, ये बोला इसने। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने अभी तक क्या क्या सीखा। एक तो ये कोप्लेनैरिटी बताने का काम आता है, वॉल्यूम निकालने का काम आता है, और स्केलर क्वांटिटी है, और बॉक्स से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली एसटीपी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनको तो हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट देखो ए क्रॉस बी डॉट सी जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये यहाँ से ये कैसे लिखा, सी डॉट ए क्रॉस बी कैसे लिखा, क्योंकि दो वेक्टर का ए क्रॉस बी पहला वेक्टर हो गया, सी वेक्टर दूसरा वेक्टर हो गया, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को तो हम पलट के लिख सकते हैं कि सी को पहले लिख लिया और ए क्रॉस बी को बाद में लिख लिया, चले गए। अब देखो ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर जो है वो डिटर्मिनेंट वाइज बोलें तो वो इसके बराबर हो जाएगा, A1 B1 C सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, C1 C2 C3, मतलब इसको सबसे ऊपर ले गए, फिर A1 A2 A3 एंड देन B1 B2 B3, ये दोनों एक ही बात है। अब तुम इसको ऐसे देखो कि देखो A क्रॉस B डॉट सी लिखा हमने, तो पहली लाइन में पहला वेक्टर आ गया, दूसरी लाइन में दूसरा, तीसरी लाइन में तीसरा वेक्टर आ गया, पहले और दूसरे क्रॉस ले रखा है, तो उस हिसाब से पहले और दूसरे क्रॉस लेंगे तो ये C क्रॉस A होना चाहिए डॉट B। तो उसका मतलब क्या कि ये और ये बराबर है, ये दोनों बराबर है डॉट की प्रॉपर्टी से कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, उस प्रॉपर्टी को लगा के, तो ये दोनों भी बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इफ़ेक्टिवली क्या हुआ कि डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो गए, यहाँ तो क्रॉस आ गया सी क्रॉस ए, और ऑफ कोर्स ब्रैकेट भी चेंज हो जाएगा, डॉट अंदर चला गया। ठीक है,
अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मतलब ब्रैकेट ना लगाए तो लिख सकते हैं क्या? तो आंसर इज़ हाँ, क्योंकि देर इज़ नो एम्बिग्विटी। इसमें किसी को ये शक नहीं होगा कि पहले डॉट लें या पहले क्रॉस लें। बट ऑब्वियस ही बात है कि हमें पहले इन दोनों को ही क्लब करना पड़ेगा, पहले क्रॉस लेना ही पड़ेगा, तभी वेक्टर डिफाइन होगा, तभी सी के साथ उसका डॉट आ सकता है, वरना तो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखना परफेक्टली वैलिड है इफ़ वी आर नॉट यूजिंग ब्रैकेट, दैट इज़ परफेक्टली वैलिड। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ बोला क्या, हमने यहाँ ये बोला कि अगर हम साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखें, जैसे बॉक्स ए बी सी, दिस इज ए क्रॉस बी डॉट सी। अब ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, चलो लगा देते हैं। ये ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर वापस ए। तो इसमें जैसे हमने ए से चालू करके लिखा ए बी सी, अगर हम बी से चालू करके लिखें तो बी सी ए, तो बी क्रॉस सी डॉट ए लिखते हैं, वो भी बराबर हो जाएगा। या सी से चालू कर दें, सी क्रॉस ए डॉट बी लिख दें, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बॉक्स के फॉर्म में ए बी सी को बी सी ए लिख दें, सी ए बी लिख दें, चलेगा। बट डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हम पहली दो रो को इंटरचेंज कर दें, यहाँ तो हमने रोल ओवर कराया कि पहली रो को निकाला और या थर्ड रो को निकाला, इन दोनों को नीचे खिसकाया, फिर C1 को जहाँ खाली जगह बची वहाँ बटा दिया। तो दो रोज के ऊपर अगर हमने रोल ओवर कराया तो -1 का स्क्वायर करके होता है। -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि साइन चेंज नहीं हुआ, वो इतना ही रहा। बट अगर मैं केवल दो रो को इंटरचेंज करूँ, पहली और दूसरी को इंटरचेंज करें बस, तो कोई भी दो रो को इंटरचेंज करें तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं, ए बी सी के बजाय उल्टे डायरेक्शन में चले जाएं तो माइनस आ जाएगा। तो बी सी ए की बजाय अगर मैं बी ए सी चला जाऊँ, जैसे बी सी ए की बजाय बी ए सी, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि बी ए सी उल्टा डायरेक्शन हो गया। अभी तो हम ऐसे जा रहे थे, और ऐसे मान लिया सी ए बी की बजाय ए सी पी चले गए, ए सी पी, तो वो भी नेगेटिव हो गया। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी कि डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो वैल्यू सेम आएगा, और साइक्लिक ऑर्डर में अगर हमने रिवर्स कर दिया उल्टा तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये हो गया हमारा सो कॉल्ड प्रॉपर्टी 1। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 ऐसे देख लो कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, तीसरा अगर नल वेक्टर है तो आंसर 0 आएगा। बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे बोला था कि अगर बॉक्स के अंदर ऐसे 3 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं तो मेरे को तो 3 रो दिखाई देना चाहिए। पहली रो A1 A2 A3 हो गई, दूसरी रो B1 B2 B3 हो गई डिटर्मिनेंट के अंदर, और 0 वेक्टर के करस्पॉन्डिंग तीसरी रो 0 0 0 हो गई। अगर तीसरी रो 0 0 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, अगर एक रो 0 हो जाए तो, इसलिए ये। फिर B3 अगर ऐसे आ जाए A वेक्टर B वेक्टर और यहाँ मान लिया लैम्डा A वेक्टर आ जाए, A का कोई दो वेक्टर कोलिनियर हो जाए, तो जैसा हमने पहले बोला था कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, तो इसलिए ये 0 होगा। रो और डिटर्मिनेंट वाइज सोचें तो फर्स्ट रो का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा थर्ड रो, ठीक है, तो इसलिए वैल्यू 0 होगी। प्रॉपर्टी 4, अब इसी का जनरल वर्जन हम ऐसे ले सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर लैम्डा ए प्लस म्यू बी वेक्टर अगर लिखा है तो दिस विल बी 0, क्योंकि लैम्डा ए प्लस म्यू बी वेक्टर जो है वो ए और बी वेक्टर के प्लेन में रहेगा, तो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड जो तीसरा वेक्टर है लैम्डा ए प्लस म्यू बी, वो तीनों एक ही प्लेन में आएंगे, को प्लेनर वेक्टर हो गया, तो
बॉक्स का वैल्यू 0 होगा, इसलिए ये 0 हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी 5, अगर एक रो में कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से वो के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बॉक्स को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो डिटर्मिनेंट में ऐसे थोड़ा होता है कि वो जो 5 है वो तीनों रो में जाएगा, नहीं, केवल एक रो में जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो किसी भी एक रो से कॉमन निकाल सकते हैं, तीनों से कॉमन निकालेंगे तो 3 बार कॉमन निकलेगा, और जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही रूल है। मान लीजिए मैंने किसी भी बॉक्स को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हम ऐसे कर सकते हैं जो 10 है वो किसी भी एक रो में ले जाएं। ठीक है, और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं एक रो में 5 ले जाएं, एक रो में 2 ले जाए, वो चलेगा। बट अगर हमने किसी भी बॉक्स को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम तीनों रो को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, वो नहीं चलेगा। ठीक है, सो दिस इज प्रॉपर्टी 6। अब जैसे डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है कि हम एक रो या कॉलम को, एक रो के अंदर बाकी दो रो का कोई भी कोई भी मल्टीपल जोड़ सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड करेगा कि अगर बॉक्स ए बी सी है तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर में हम कुछ भी लैम्डा ए प्लस म्यू बी जोड़ सकते हैं। दिस इज इक्वलेंट ऑफ कि रो 3 गोज टू रो 3 प्लस लैम्डा रो 1 प्लस म्यू रो 2, वो वाली चीज़ है। तो डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है अच्छे से, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो अगर वो समझ में आया तो ये समझ में आ गया होगा। फिर प्रॉपर्टी 7, डिटर्मिनेंट में एक सम वाली प्रॉपर्टी होती है कि अगर a प्लस बी, सी और डी लिखा है तो पहली एक रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी a प्लस बी के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो a सी डी ये एक डिटर्मिनेंट हो गया, और b सी डी ये दूसरा डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखो, ये बोलने की मेरे को जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी बोल देता हूँ कि डिटर्मिनेंट में जब भी हम ब्रेक करते हैं किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में, तो वो एक ही रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में ब्रेक होता है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि साइमल्टेनियसली दो के रेस्पेक्ट में ब्रेक नहीं हो सकता। मतलब अगर मैंने रो 3 के रेस्पेक्ट में मान लिया ब्रेक किया है, तो जो दो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट आएंगे, इस वाले केस में डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट बॉक्स प्रोडक्ट, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग दो जो बॉक्स प्रोडक्ट आएंगे, दोनों की रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो अगर रो 3 के रेस्पेक्ट में ब्रेक किया है तो केवल रो 3 दोनों में अलग अलग आएगा, रो 1 रो 2 दोनों में बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। अगर मान लिया कुछ हमारे पास ऐसे लिखा है a प्लस बी सी प्लस डी ई, तो इसको आई कैन नॉट राइट डाउन कि हम ए सी ई एक में रख लें और बी डी ई दूसरे में रख लें। नहीं, एक टाइम में एक ही के रेस्पेक्ट में ब्रेक होगा। मान लिया हमने पहले के रेस्पेक्ट में ब्रेक किया तो इसमें सी प्लस डी और ई ऐसे आएगा, प्लस बी के साथ सी प्लस डी एंड ई ऐसे आएगा। फिर अगर इस दूसरे के रेस्पेक्ट में भी ब्रेक करना चाहते हो अगर, तो फिर टोटल 4 डिटर्मिनेंट आ जाएंगे। ये ब्रेक किया एंड ए डी ई ये ब्रेक किया, ऐसी इसमें बी सी ई ये ब्रेक किया, प्लस बी डी ई ये ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक होगा टोटल 4 पार्ट में। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ लगा सकते हैं कि ये जो थर्ड रो है इसको ब्रेक करते हैं, पहले में आ जाएगा ए बी सी, वो तो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट हो गया। दूसरे में आ जाएगा ए बी लैम्डा ए, तो उसमें दो वेक्टर ए और लैम्डा इक्वलिनियर हो गया, इसलिए 0 हो गया बॉक्स। तीसरे में आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर एंड म्यू टाइम्स बी वेक्टर, तो उसमें फिर बी वाला वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हो गया, इसलिए 0 हो जाएगा। तो ये था प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 8, अगर ऐसे लिखा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो इसमें अगर हम रो 1 में बाकी दो रो जोड़ दें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए 0 हो जाएगा। तो एक रो 0 होगी तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए इस बॉक्स के लिए 0 हो जाएगी।
इसको बोलने का दूसरा तरीका ये भी है कि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए को हमने तीन वेक्टर मान लिया, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर। तो अब इन तीन वेक्टर का जो सम है वो नल वेक्टर आ गया, जीरो वेक्टर आ गया। तो तीन वेक्टर का सम अगर जीरो वेक्टर आ जाए तो या तो वो ट्राइंगल बनाएगा, हमने ऐसे पहले बोला था, या फिर वो कोलिनियर होगा। दोनों ही केस में चाहे वो ट्राइंगल बनाए चाहे वो कोलिनियर हो, तीनों वेक्टर एक प्लेन में आ जाएगा। और अगर एक प्लेन में आ जाएगा, कोप्लेनर हो गया, तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। कोप्लेनर के लिए बॉक्स की वैल्यू जीरो होती है, ये यूज़ करके। ठीक, प्रॉपर्टी 9। अगर ऐसे लिखा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो इसमें बेसिकली तुम ब्रेक कर सकते हो। टोटल 8 डिटर्मिनेंट आएंगे। पहले रो 1 के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर लिया, 2 डिटर्मिनेंट आ गए। फिर उन दोनों को रो 2 के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर लिया, 4 डिटर्मिनेंट आ गए। उन चारों को रो 3 के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर लिया, 8 डिटर्मिनेंट आ गए। उन 8 में बॉक्स ए बी सी 2 बार बनेगा और बाकी 6 जीरो हो जाएंगे। बाकी 6 जीरो क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनमें कोई ना कोई वेक्टर सेम आ रहा होगा। मतलब जो 8 डिटर्मिनेंट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ए बी सी, फिर ए बी ए, जीरो हो गया क्योंकि दो वेक्टर सेम हो गए, ए। ठीक है, जब ये दोनों जीरो हो गया, फिर ए सी सी, जीरो हो गया, फिर ए सी ए, फिर जीरो हो गया, दो वेक्टर सेम हो गए। कितने वेक्टर आ गए अभी तक टोटल? कितने बॉक्स आ गए टोटल? 4। यही फिर बी के लिए रिपीट कर लो। बी के लिए रिपीट करोगे तो वहाँ पे भी ऐसे होगा। वैसे जो इसका जनरल फॉर्मूला है, वी आर नॉट गोइंग टू डेरिवेशन, बट जनरल फार्मूला ऐसे है, अल्फ़ा 1 ए प्लस बीटा 1 बी प्लस गामा 1 सी प्लस गामा 3 सी। अगर ये है ठीक, तो इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, एक डिटरमिनेंट के अंदर तो एक कोफिशिएंट निकाल लिया अल्फ़ा बीटा गामा 1, कहाँ से आया वो भूल जाओ, बस आ गया अल्फ़ा 3 बीटा 3 गामा 3, साथ में आ जाएगा बॉक्स ए बी सी। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी 9 है, P9 जो है वो P10 से ही डिराइव कर सकते हैं। P9 के लिए अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की वैल्यू 1 1 हो गई, गामा 1 की वैल्यू 0 हो गई, अल्फ़ा 2 की वैल्यू 0 हो गई, बीटा 2 और गामा 2 की वैल्यू 1 1 हो गई, और यहाँ बीटा 3 की वैल्यू 0 हो गई। हाँ, और अल्फ़ा 3 और गामा 3 1 1 हो गई। जब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो यू विल गेट टू, वो ही 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये सब याद रखना है। ये जो प्रॉपर्टी 10 है इसका यूज़ कभी वैसे मोस्ट वाले IIT JEE में नहीं आएगा, बट अगर हम किसी जगह का ऐसे पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं कहीं शीट वीट में, तो हो सकता है यूज़ आ जाए। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ parallelopiped volume of parallelopiped formed by formed by 3 co-initial vectors A vector, B vector, C vector is 10। ठीक है,
unit cube, then find volume of parallelepiped with edges as and 5a plus 2b plus c। ये क्वेश्चन है। तो solution given box ABC का mod is 10 and required कितना है, box A plus B plus C 2A minus B plus 3C। क्योंकि पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या है, जो भी वेक्टर हैं उनको बॉक्स में लिख के इवेल्युएट कर लिया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, दिस विल बी इक्वल्स टू इसके कोफिशिएंट 1 1 1, दिस वाज प्लस सी। और ये हो जाएगा 2 minus 1 3, और ये हो जाएगा 5 2 1 टाइम्स बॉक्स ABC, दैट इज इक्वल्स टू, इस 1 से इन दोनों को 0 बना दिया, तो 1 2 5 ऐसे ही इसमें से घटा दिया, तो 0 -3 -3 0 1 -4 टाइम्स बॉक्स ABC की वैल्यू 10 दे रखी है, मतलब प्लस माइनस 10 हो जाएगी। वो तो अल्टीमेटली हमें भी इसका मॉड ही लेना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया, दिस विल बी 12 प्लस 3 टाइम्स 10, 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15 इंटू 10 150, मतलब रिक्वायर्ड वॉल्यूम माइनस माइनस छोड़ दिया सब, ठीक है। वॉल्यूम निकालने तो नेगेटिव थोड़ा हो जाएगा, 150 यूनिट क्यूब, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो दिस वाज आवर प्रॉपर्टी 10। प्रॉपर्टी 11, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का बॉक्स विल बी इक्वल्स टू बॉक्स ABC का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस इज इम्पॉर्टेंट तो कैसे सभी हैं, सभी को याद रखना है, इसको भी याद रखना है। A डॉट C, फिर यहाँ ये आ जाएगा A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A, तीन वेक्टर का जो बॉक्स है वो कितना हो जाएगा, बॉक्स ABC का होल स्क्वायर, पहली बात। और दूसरी बात, बॉक्स ABC का होल स्क्वायर इसके बराबर है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि इस पर जेई में क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि अगर हमें बॉक्स ABC का स्क्वायर निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि A डॉट B, A डॉट C एंड सो। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या पता लगी, एक तो देखो A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A, ये भी तीन वेक्टर हैं, तो इनका बॉक्स ABC के टर्म्स में आ गया। तो अगर बॉक्स ABC 0 है तो ये तीनों वेक्टर का बॉक्स भी 0 हो गया, अगर बॉक्स ABC नॉन जीरो है तो इन तीनों का V बॉक्स क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। तो उससे क्या पता लगा, उससे हमें ये पता लगा कि अगर A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर कुल कोप्लेनर वेक्टर हैं तो A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A भी कोप्लेनर होगा। तो मतलब नोट 1 हमें क्या पता लगा
if are coplanar vectors, then A cross B, B cross C and C cross A will also be coplanar vectors. And if A vector, B vector, C vector are non-coplanar, then A cross B, B cross C and C cross A will also be non-coplanar vectors. तो ये हो गया. नोट 2 क्या हो गया कि अगर मान लिया हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और आई जे के टर्म्स में नहीं दे रखा है, केवल ऐसे बता रखा है कि इनका मैग्नीट्यूड इतना है एंड इनके बीच में एंगल इतना है, तो फिर ये वाली जो प्रॉपर्टी है दिस विल हेल्प अस इन इवेल्युएटिंग बॉक्स ABC. ठीक है, तो दूसरा चीज़ क्या बोला, दिस प्रॉपर्टी कैन हेल्प अस इन evaluating box ABC when magnitude of the vectors and angle between them is given. मतलब जब वेक्टर आई जे के टर्म्स में नहीं दे रखा है, that is when vectors are not given in terms of ijk. ये हो गया. मतलब क्या है, क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट a बराबर b बराबर 2 एंड c बराबर 4 एंड एंगल बिटवीन each pair is 60 degree. Then find first part, volume of parallelopiped formed by a vector, b vector, c vector. Second, angle between c vector and plane formed by a vector and b vector. ये क्वेश्चन, कोई नहीं. सोल्यूशन, a और b का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, तो a डॉट a 2 हो गया, b डॉट b 2 नहीं 4, b डॉट b भी 4 हो गया, c डॉट c 16 हो गया. फिर a डॉट b कितना होगा, a का मैग्नीट्यूड 2, b का मैग्नीट्यूड 2, cos 60 हाफ होता है तो हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 2. a डॉट c कितना हो जाएगा 2 4 हाफ 4 एंड यही हो जाएगा b डॉट c. तो उसका मतलब क्या है कि बॉक्स ABC का स्क्वायर विल बी, यही वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने,
कि ए के साथ तीनों का डॉट ले लिया, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, इधर आ गया। फिर दूसरी रो में बी के साथ तीनों का डॉट, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर सी के साथ तीनों का डॉट, ऐसे आ रहा है। तो ए के साथ तीनों का डॉट, ए के साथ डॉट 4, ए का बी के साथ 2, ए का सी के साथ 4, फिर बी का ए के साथ, एक ही बात है, ए का बी के साथ या 2, बी का बी के साथ 4, बी का सी के साथ 4, ठीक है। यहाँ पे ए का सी के साथ 4, बी का सी के साथ 4, सी का सी के साथ 40, या क्या। सो दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट में से 4 निकाल सकते हैं, इसमें से सॉरी इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 4, तो बाहर तो आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 2 1 2 1 2 2 और 1 1 4, ठीक है। अब हम ऐसे कर सकते हैं, इस 1 से इन दोनों को 0 बना दिया, या इस 1 से इन दोनों को 0 बना दिया, एक ही बात है। चलो इस 1 को यूज़ करें तो 1 2 1 ये अनचेंज रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया, ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया 2, ये आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स, इसके रिस्पेक्ट में ओपन किया तो 1 के साथ आ जाएगा, उल्टा मल्टीप्लाई कर लिया, दिस इंटू दिस, 2 प्लस 6 तो 8, तो 16 इंटू 8, तो वहाँ से बॉक्स ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ले लिया तो 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 और 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2, तो दिस इज प्लस माइनस 8 रूट 2। अब देखा भाई क्या क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय बॉक्स ए बी सी, सॉरी वेक्टर ए बी सी, तो उसका ना क्या सिंपली बॉक्स ए बी सी पूछा है। तो आंसर फर्स्ट पार्ट, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 8 रूट 2 यूनिट क्यूब, ये तो एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड प्लेन फॉर्म्ड बाय ए क्रॉस बी। अब देखो ए एंड बी, ये ए और बी ने प्लेन फॉर्म किया, एक वेक्टर ये है सी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इस प्लेन के अंदर अगर हमने अलग अलग डायरेक्शंस ली तो जो सी वेक्टर है वो इनके साथ अलग अलग एंगल बनाएगा। तो अगर हमने बोला कि सी वेक्टर का एंगल इस प्लेन के साथ क्या है, तो पहली बात तो दैट इज़ नॉट द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड नॉर्मल, वो ऐसा एंगल नहीं होता। फिर कौन सा एंगल होता है, वो मिनिमम एंगल होता है, ठीक है। जैसे अगर ये प्लेन है और ये सी है, तो अगर मैं सी को इसमें प्रोजेक्ट कर दूं, ये ठीक है, सी को अगर हम परपेंडिकुलरली गिरा दें, वो जो लाइन आएगी वो और सी के बीच में जो एंगल होगा वो लीस्ट एंगल होगा, एंड दैट इज द एंगल डिफाइंड बाय ए वेक्टर एंड ए प्लेन, ठीक है। और उसमें खूबी क्या होती है कि जैसे ये प्लेन हो गया, ठीक है, ये मान लिया सी वेक्टर हो गया, ये नॉर्मल हो गया इस प्लेन का। इसमें खूबी ये होती है कि जो ये वाली लाइन होती है जिसके साथ ये लीस्ट एंगल बनाएगा, ठीक है, इसके साथ लीस्ट एंगल हो गया, और इसमें कोई दूसरी लाइन खींचा तो उसके साथ सी का जो एंगल आएगा ये वो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें खूबी ये होती है कि जो नॉर्मल और सी के बीच का जो एंगल होता है ये, ठीक है, अगर वो फाई है तो ये वाला मतलब नॉर्मल वेक्टर हो गया, एन वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, एंड ये वाला डायरेक्शन हो गया, ये तीनों एक ही प्लेन में आते हैं हमेशा,
ये ठीक है, D1। अगर मैंने कोई और डायरेक्शन लिया D2, तो वो नॉर्मल वेक्टर एंड C वेक्टर एक प्लेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो बिकॉज ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, तो इसमें क्या खूबी है कि अगर नॉर्मल और C के बीच में एंगल फाई है, तो इधर जो एंगल है वो 90 माइनस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैंने बोला कि C वेक्टर का प्लेन के साथ क्या एंगल है, तो वो एंगल फाई नहीं होता है, वो होता है 90 माइनस फाई। मतलब C वेक्टर एंड प्लेन के बीच का जो एंगल है वो हमारा एंगल नॉर्मल और C वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होता है, होता तो प्लेन के साथ ही है, बट हम नॉर्मल की हेल्प से निकाल सकते हैं कि अगर नॉर्मल के साथ एंगल फाई है तो प्लेन के साथ जो एंगल है वो 90 माइनस फाई आ जाएगा। ये बात सही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सी का नॉर्मल, हाँ, तो बॉक्स ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल लिया। कितना निकाला था अभी, 8√2। हाँ, और वैसे ये कितना होता है, ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। तो ये वो फाई हो गया जो ए क्रॉस बी, मतलब जो प्लेन का नॉर्मल है, ए क्रॉस बी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उसके और सी के बीच का जो एंगल है वो ये एंगल है फाई। ठीक है, तो इसमें से सब चीज़ मेरे को पता है, अगर फाई पता लग गया तो एंगल भी पता लग जाएगा। तो दिस विल बी 8√2। अच्छा, अगर हमने बोला कि एक वेक्टर और एक प्लेन के बीच का एंगल क्या है, तो वो एक्यूट एंगल ही होता है, क्योंकि प्लेन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, प्लेन तो ये ठीक है नॉन डायरेक्शनल होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू, ए का मैग्नीट्यूड कितना था 2, बी का 2, सी का 4, तो ए का 2, बी का 2, सी का 4, और तीनों थीटा जो है वो तो एंगल था ए और बी के बीच में, ये हमने शुरू में पढ़ाया था। फाई जो एंगल है वो था ए क्रॉस बी एंड सी के बीच में। बेसिकली हम इसी फाई में इंटरेस्टेड है, तो उसने तो क्वेश्चन में ये बोला है कि पेयर वाइज जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये ठीक है, यहाँ लिखा है ईच पेयर एंगल बिटवीन ईच पेयर इज 60 डिग्री, तो दैट वुड मीन कि साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, एक्यूट ही चाहिए हमने, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ लिया नहीं। तो 8, 4 इंटू 2 8, ये 2 2 कैंसिल, तो कॉस फाई कितना हो गया, √2/3। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड प्लेन formed by a vector and b vector is equals to pi/2 minus phi. So that is pi/2 minus cos inverse √2/3। यहाँ से ये देखिए इन्वर्स पढ़ रखा है, तो 90 माइनस कॉस इन्वर्स साइन इन्वर्स होता है, तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं, साइन इनवर्स √2/3। ये हमारा एंगल हो गया सी वेक्टर एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो प्लेन था, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं वो वेक्टर उनके बीच में। ठीक है, एक्यूट एंगल होगा तो इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। सो दिस वाज प्रॉपर्टी 11। चलते हैं आगे, प्रॉपर्टी 12। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर ए बी सी दे रखा है, दूसरा दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है, तो ये दीज टू आर नथिंग बट 2 डिटर्मिनेंट्स है, तो उन डिटर्मिनेंट्स का 2 डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी। तो मल्टीप्लाई करने में देखो, इसका जो पहला रो है वो A1 A2 A3 है, दूसरा रो B1 B2 B3 है, तीसरा रो C1 C2 C3 है। इसका पहला रो P1 P2 P3 है, दूसरा रो Q1 Q2 Q3 है, और तीसरा रो R1 R2 R3 है।
तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो A1 A2 A3 का एक बार P के साथ डॉट लिया, P1 P2 P3 के, तो वो बेसिकली A डॉट P आ जाएगा। ठीक, तो दोनों को इफ़ यू आर नॉट कन्विंस्ड दोनों डिटर्मिनेंट बनाओ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसी है P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 लिखो। फिर डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट हमने पढ़ा रखा है वो लगाओ, तो सिंपली ऐसे आ जाएगा A डॉट P B डॉट P C डॉट P। ठीक है, तो रो वाइज तो P फिक्स्ड है, तो दूसरे में Q आ जाएगा, तीसरे में R आ जाएगा। कॉलम वाइज A B C फिक्स हो जाएगा, तो इधर A ऐसे आ जाएगा, इधर B आ जाएगा और इधर C आ जाएगा। ठीक है, अगर इधर P आ गया तो इधर Q आ जाएगा एंड इधर R आ जाएगा। ये हो गया इसके बाद। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ये सिंपली दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, तो दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट तो हमें समझ में आना चाहिए और कुछ कुछ इसी की तर्ज पे ये आ जाएगा। अगर मान लिया ऐसे लिखा है A B C बॉक्स A B C, तो इसके साथ मान लिया एक ये लिखा है P क्रॉस Q, ठीक है, तो बेसिकली बॉक्स ए बी सी तो एक नंबर हो गया, स्केलर नंबर, P क्रॉस Q एक वेक्टर हो गया, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये एक वेक्टर लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम वैसे सोचें तो ये ऐसे लिखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, और P क्रॉस Q को भी हम ऐसे लिख सकते हैं I J K P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3। अब हमने क्या किया, रो वाइज मल्टीप्लाई किया, तो दिस कुड बी रिटन एज, आई होप डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन पता है, नहीं पता है तो पहले वो लेक्चर देखो, समझ आ जाएगा। आई जे के का हमने पहली रो के साथ मल्टीप्लाई किया, तो A1 A2 A3 का आई जे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो A1I प्लस A2J प्लस A3 के वो तो A वेक्टर हो गया। फिर आई जे के का दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई किया, B1I प्लस B2J प्लस B3 के वो B वेक्टर हो गया, C वेक्टर हो गया, ठीक है। फिर P का डॉट लिया तीनों के साथ ऐसे, तो वो हो जाएगा A डॉट P, क्योंकि A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 B3 इज नथिंग बट A डॉट P, ऐसे ही B डॉट P एंड C डॉट P। फिर Q1 का ले लिया, Q1 Q2 Q3 को A1 A2 A3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो A डॉट Q B डॉट Q एंड C डॉट Q। इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट अगेन जैसा हमने बोला था तुम थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे तो समझ आ जाएगा। जो बॉक्स ए बी सी है दैट इज़ नथिंग बट ए नंबर, तो यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है। P क्रॉस Q इज़ नथिंग बट ए वेक्टर, तो लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर हो गया, मतलब कुछ 5 टाइम्स P क्रॉस Q कुछ ऐसे लिखा हुआ है। फिर हमने क्या बोला कि बॉक्स जो है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट का हेल्प लिया था, तो उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर लिया रो वाइज, तो ऐसे आ गया। इस डिटर्मिनेंट में नाउ यू कैन सी कि जो रो 2 और रो 3 हैं वो तो नंबर्स हैं और जो रो 1 है वो वेक्टर है। तो इसने बेसिकली इफ़ेक्टिवली क्या किया कि जो 3 वेक्टर हैं ए बी सी, ये ठीक है, और उनका बॉक्स जो है वो तो एक नंबर आएगा, टाइम्स एक वेक्टर लिखा है P क्रॉस Q, उसको हमने ए बी सी वेक्टर के टर्म्स में लिख लिया। मतलब यहाँ से हमने क्या किया, P क्रॉस Q वेक्टर को इफेक्टिवली, अगर मैं इसको रो 1 के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट कर दूँ तो A वेक्टर के साथ ये आएगा B डॉट P इंटू सी डॉट Q, तो B डॉट P इंटू सी डॉट Q तो एक नंबर हो जाएगा, माइनस B डॉट Q इंटू सी डॉट P एक दूसरा नंबर हो जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसे आ जाएगा, लैम्डा A प्लस म्यू B प्लस कुछ भी फाई C, इस तरीके से आ जाएगा।
तो बस ये अपना हो गया प्रॉपर्टी 13।